सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस लेक्चर में हम अपने बीएसटी के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस को आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 को। स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स and obstructions in the process of encoding and decoding the message into words or impressions। इसका मतलब क्या है? कह रहा है हमसे 4 barriers of communication बताइए, ठीक है, जो कि कंसर्न्ड है किस चीज़ से? जब भी हम मैसेज को इनकोड या डिकोड करते हैं, जब हम मैसेज को सेंड करते हैं तब हम मैसेज को इनकोड करते हैं, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में सामने वाले पर्सन को देते हैं, और उसे पर्सन को, जो सामने वाला पर्सन है, जो रिसीवर है, ठीक है, ये काम कौन करता है? ये सेंडर करता है। और जो सामने वाला रिसीवर है वो क्या करता है? इस मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है, समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन से ऐसे 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि हमारे इस प्रोसेस को हिंडर करते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, अगर आप अपने मैसेज को क्लियर वे में सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, सामने वाले जो भी रिसीवर है उसे आप कन्वे नहीं करेंगे सही तरीके से, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपका जो भी विजन रहेगा, जिस इंफॉर्मेशन को आपको ट्रांसमिट करना था, वहाँ पे वो चीज़ कुछ और ही मैसेज जाएगा। अब ये किस तरीके से होता है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज किस तरीके से होता है? जैसे चॉइस ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, जब आप गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यही सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपने जैसे कोई डेटा ओमिट कर दिया, ओमिट करना मतलब क्या? जो भी चीज़ आपको बतानी थी, जो एसेंस था आपके मैसेज का, आपने उसे लिखा ही नहीं, मतलब आपने उसे कन्वे ही नहीं करा। आपने उन नीडेड वर्ड्स को क्या करा? इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यही सारी रीज़न की वजह से आपका क्या होता है? ये आपका एज अ हिंड्रेंस वर्क करता है, ठीक है। हिंड्रेंस एक रुकावट जैसी वर्क करता है। तो पहला पार्ट इसमें बैडली एक्सप्रेस मैसेज में ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने कुछ ऐसे सिंबल्स चूज कर लिए, ठीक है, जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। तो इसमें अगर जब भी आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कन्वे कर रहे होंगे सामने वाले पर्सन को, ठीक है, तो वहाँ पे रिसीवर को जो आपका मैसेज है ना, वो उसी वे में परसीव करना चाहिए जिस वे में आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं। बट अगर आपने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स को लिया तो वो मैसेज को कुछ और ही समझ सकता है और वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही तरीके से। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड यहाँ पे बैरियर आप लिख सकते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशंस, ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब आपको पता है, ठीक है। ट्रांसलेशन का आपको पता है मतलब कि मान लीजिए ट्रांसलेटर का काम क्या रहता है? एक सर्टेन लैंग्वेज से जो भी कम्युनिकेबल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसमिट करना, डेटा को प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे जो भी डेटा, मान लीजिए कि आपको कोई और लैंग्वेज समझ में आ रही है और सामने वाला किसी और लैंग्वेज में आपको मैसेज भेज रहा है, तो जो ट्रांसलेटर पर्सन है, ठीक है, अगर वो वेल वर्स्ड नहीं है जो भी पर्सन है, अगर जो ट्रांसलेटर है, अगर वो अपनी लैंग्वेज के एरिया में वेल वर्स्ड नहीं है, मीन्स प्रोफिशिएंट नहीं है, अगर वो लैंग्वेज की उसको नॉलेज नहीं है, तो वो किस तरीके से आपको मैसेज कम्युनिकेट करेगा? इसके बारे में भी तो सोचने का बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन है उसे एक्यूरेट होना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। इफ द पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या होता है? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं और ले लेता हूँ। 4 ही पार्ट्स की बात करी गई थी, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप अपनी रेफरेंस बुक में इसके लिए देख सकते हैं। टेक्निकल जार्गन। अब इसका बहुत ही सिंपल मतलब है। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या है कि आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। कर रहे हैं जब भी आप किसी मैसेज को कॉम्प्रीहेंड वे में रिसीवर को सेंड कर रहे हैं, यूजिंग ऑफ टेक्निकल वर्ड्स।
जब हम चीज़ों को आसान शब्दों में समझ सकते हैं तो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके आप सामने वाले मेंबर्स को या स्टाफ को एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी रेफरेंस बुक में भी दिया होगा कि दैट द मैनेजर आस्क्ड ऑल द वाइट कॉलर्स पर्सन्स टू हैव अ मीटिंग टुडे। ठीक है, तो कुछ लोग ये समझेंगे कि जिन्होंने आज वाइट शर्ट पहन के आए हैं उनको मीटिंग अटेंड करनी है। वाइट कॉलर का मतलब यही समझेंगे कुछ लोग, और जो पर्सन थोड़े से नॉलेजेबल होंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी स्किल्ड स्टाफ हैं हमारे, ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो जितने भी स्किल्ड स्टाफ हैं उन सभी को हम वाइट शर्ट्स या वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, वाइट कॉलर पर्सन्स या पर्सनल कहते हैं। ठीक है, और उनकी आज मीटिंग है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से मैसेज को कन्वे कर रहे हैं एक सिंपल टर्म्स में या फिर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये हमारे एज अ हिंड्रेंस भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है। State any 4 barriers to communication which are related to authority, relationship, rules and regulation of the company। तो क्या कहा जा रहा है आपसे, 4 barriers of communication बताना है। देखिए, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या बैरियर्स हो सकते हैं, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए जो सबसे पहला बैरियर निकल के आता है सामने हमारे, तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी किस तरीके से मेंबर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपस में मिलने जुलने से, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है इसमें, सेकेंड पार्ट हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे रूल्स और रेगुलेशन के लिए, तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बिकॉज 10% ह्यूमन एरर तो सभी पर्सन्स में रहती है। थर्ड पार्ट क्या आ जाता है, स्टेटस सिंबल आ जाता है कि मान लीजिए जो हमारे मैनेजर्स हैं, अगर उन्होंने अपने स्टेटस का उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, ठीक है, वो अपने स्टेटस के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ पे जो सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट का जो एक रिलेशनशिप रहेगा ना आपस में, तो वो सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से भी हमारी परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन पूरी तरीके से होगा नहीं, क्योंकि जब कभी भी सुपीरियर कोई मैसेज कन्वे करेगा तो सुपीरियर उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। सुपीरियर को यही लगेगा कि सबऑर्डिनेट उसकी बात नहीं सुन रहा है, और सबऑर्डिनेट को ये लगेगा कि सुपीरियर उससे काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम्स रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। चौथा क्या रह सकता है इसमें कि अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का रखा जाता है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ मतलब क्या, मान लीजिए इसमें फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे भी एक कंप्लेंट बॉक्स रखना कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर वो किसी तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक कंप्लेंट बॉक्स रखा जाता है जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी फैसिलिटीज़ का पार्ट है। अब यही सारे पॉइंट्स थे जो हमारे कम्युनिकेशन को इनएफेक्टिव बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है ऐसे 4 फैक्टर बताइए, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स इफेक्टिंग। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसको बाद में देखते हैं, पहले 27 क्वेश्चन में देखते हैं। इन सार्थक स्टील सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज दो डिजाइनिंग जॉब्स, दे इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अपॉन फ्यूचर इनकम्स, providing fringe benefits like housing, medical aid, allotment of shares aligned with the various incentives, identify and briefly explain the incentives being given by the organization to the employees। तो कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं,
ठीक है। कहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स को जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो फ्रिंज बेनिफिट्स, जैसे हाउसिंग या मेडिकल एड प्रोवाइड करा गया है, शेयर्स को अलॉट करा गया है, ठीक है। लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अपॉन फ्यूचर इनकम एंड वर्क, ठीक है। बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आप इसको डिस्कस करिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं तो पहले तो वो जॉब इनरिचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से? देखिए कि वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस, मोटिवेशन इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। मोटिवेशनल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, दो डिज़ाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो ये वाला पार्ट आ जाता है आपका, डिज़ाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड्स ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, ठीक है। ऐसी जॉब क्रिएट करना, ठीक है, जिसमें वैरायटी ऑफ वर्क हो, तो सामने वाले पर्सन को काफ़ी मज़ा आने लगता है अपनी जॉब को परफॉर्म करते हुए। तो यहाँ पे जॉब इनरिचमेंट हो रहा है, ठीक है। पहला पार्ट तो ये निकल के आता है। दूसरा पार्ट, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बात हुई है, देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात हुई है, ठीक है। सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको? होपफुली सबको ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसमें क्या हो सकता है। थर्ड पार्ट को हम कहते हैं परक्यूसिट्स, ठीक है। ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे हम इसे परक्यूसिट्स का नाम देंगे। स्पेलिंग देखिए इसकी, PERQUISITES, ठीक है, परक्यूसिट्स। तो परक्यूसिट्स में फ्रिंज बेनिफिट्स, हाउसिंग फैसिलिटी, कार अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्री एजुकेशन देना हमारे चिल्ड्रंस को, ठीक है। जो भी वर्किंग स्टाफ है वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अब डी पार्ट देख लीजिए क्या आ जाता है। डी पार्ट में देखिए स्टॉक ऑप्शन होता है, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। तो को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन हमें क्या कहता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ स्टॉक्स अलॉट करते हैं जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में काम कर रहे हैं, फर्म में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो आपको मार्केट प्राइस से कम दामों में उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। आपको, क्योंकि आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक अहम रोल बताते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक ऐसा महसूस होगा कि आप कंपनी के एक पार्ट, ठीक है, आप अपने आप को कंपनी का एक हिस्सा मानेंगे। फीलिंग ऑफ ओनरशिप वहाँ पे डेवलप होगी। क्या चीज़ डेवलप होगी? फीलिंग ऑफ ओनरशिप, ठीक है। क्या आपको भी लगेगा हाँ ये मेरी भी कंपनी है, हमने इसके शेयर्स खरीद के रखे हैं और शेयर्स हमें कम रेट पे दिए गए हैं, मतलब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल हैं तभी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये एक मोटिवेशन की तरीके से भी काम करेगा और इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स affecting the financial decision that is concerned with the raising of finance using shareholder funds and borrowed funds, ठीक है। तो कह रहा है 4 ऐसे फैक्टर बताइए जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहला, फाइनेंशियल डिसीजन क्या, इसका मतलब क्या है फाइनेंशियल डिसीजन का, कि हम कितना पैसा रेस करेंगे, मतलब हम कितना फिनेंस रेस करेंगे, मतलब कितना मनी, कितना एज अ फिनेंस किस लिए, कैपिटल के पर्पज से, ठीक है। हम कितना पैसा रेस करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही पैसा हम लोग रेस करेंगे मार्केट से, ठीक है। तो फिनेंस में फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में खाली कैपिटल रेस करने की बात नहीं होती, डिविडेंड कितना लोगों को देना है, प्रॉफिट में आगे कितना, किस पर्पस में इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो देखो अब ये जो डिसीजंस हैं ये इफेक्ट किस तरीके से होंगे, ये 4 चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट कर सकती, इससे ज़्यादा भी है, बट यहाँ पे आपसे 4 फैक्टर्स पूछेंगे तो मैं 4 ही फैक्टर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे। तो सबसे पहला तो आप लिख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाता है आपको कि कितना कैश का आपके पास, कितना ही कैश का इनफ्लो हो रहा है या कितना पैसा आपके पास से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, ठीक है, या कितना आउटफ्लो हो रहा है।
ओके, सो यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन हो जाएगा। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन मजबूत है, ठीक है, तब तो आप डेट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन एक अच्छा है तब आप डेट की तरफ जा सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। बट अगर आपके कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही ज़्यादा वीक है तब आप कर्ज नहीं ले सकते, बिकॉज कर्ज को चुकाना भी तो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। आप सेकेंड पार्ट देख लीजिए जल्दी से। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट कह रहा है आपका रिस्क कंसिडरेशन, ठीक है। रिस्क कंसिडरेशन रिस्क कंसिडरेशन में देखिए क्या चीज़ें आएंगी। देखिए जनरली 3 तरीके के रिस्क होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रिस्क मीन्स हाई रिस्क, ठीक है, या तो लो रिस्क, ठीक है, या तो हम बात करते हैं लो रिस्क की, यहाँ पे आ जाता है हाई रिस्क, और जो बीच में बचता है वो आ जाता है मॉडरेट रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ को कंसीडर करना है? हाई रिस्क को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लो रिस्क को भी नहीं करना है, बिकॉज हमें तो अपने कॉम्पिटिटर को भी कटिंग एज कंपटीशन देना है, तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे मॉडरेट रिस्क को, ठीक है, मॉडरेट रिस्क को। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, वो चाहती है कि हम लो रिस्क लें। अगर हम लो रिस्क लेना चाहते हैं तो हम डेट को कम से कम इंक्लूड करेंगे। अगर हम चाहते हैं हाई रिस्क पूरी तरीके से तो हम डेट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं मॉडरेट रिस्क तो हम उतना ही डेट लेंगे जितना हमारी कैपेबिलिटी हो उसको पे करने की, ठीक है। अगला पार्ट इसमें आप क्या लिख सकते हैं? अगला पार्ट इसमें आप लिख सकते हैं टैक्स रेट। अगला पार्ट आप इसमें लिख सकते हैं टैक्स रेट, कि कितना हमारे ऊपर टैक्स पड़ रहा है। देखिए अगर मान लीजिए टैक्स रेट सरकार बहुत ज़्यादा लगा रही है आपके ऊपर, अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपको डेट लेने में क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब डेट लेते हैं ना, जब आप लोन लेते हैं तो लोन का जितना भी उस पर आप इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता है। फिर उतना पार्ट आपका टैक्स से क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। जितना भी आप टैक्स पे करते हैं ना, तो जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है, अगर फर्म की बात करें तो वहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट टैक्स बनेगा वहाँ पे, ठीक है, तो उस कॉर्पोरेट टैक्स से वो रिडक्शन हो जाता है, आपको एक छूट मिल जाती है, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तब आप डेट एक्वायर करके थोड़ा सा बेनिफिट में रह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट है कि अगर आप अपना कंट्रोल कंसिडरेशन, ठीक है, जो यहाँ पे आपका कंट्रोल है, अगर आप चाहते हैं कंट्रोल को शेयर करना लोगों के साथ में, ठीक है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को इशू कर सकते हैं, इक्विटी में बिलीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी हमें कंट्रोल नहीं करना, हमारे कंट्रोल को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करना है, मतलब इसमें कोई भी आके इंटरफेयर ना करे आके, समझ में आ रहा है? देखिए शेयर्स में क्या होता है, शेयर में आप सामने वाले को क्या करते हैं? शेयर में आप सामने वाले को अपनी ओनरशिप ही तो बेचते हैं, ठीक है, तभी तो कहा जाता है शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ओनरशिप को अपने पास रखें और कोई भी पर्सन आपके किसी भी डिसीजन को मना ना करे किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी डिसीजन को मना ना करे, तो इसलिए फिर आप क्या करेंगे? आप डिबेंचर्स पर रिलाई करेंगे। किस पे रिलाई करेंगे? डिबेंचर्स पे रिलाई करने वाले हैं आप। समझ में आ रहा है? डिबेंचर्स जब आप रिलाई करेंगे तो एक्चुअल में एक तरीके से आपने लोन लेके रखा होगा, ठीक है, और अब उस लोन को आपको किसी को भी पे नहीं करना है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं आगे अगला पार्ट। ये सारे पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस बारे में बात कर रहा है, चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज कर लिया करिए और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करा करिए, ठीक है। क्रिश लिमिटेड एक बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग कारपेट्स, ठीक है, एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। उसके पास जो शेयर कैपिटल है, इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 लाख, 70 लाख रुपए का शेयर कैपिटल इनके पास है, ठीक है, 70 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपये है, ठीक है।
कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इस प्रोडक्शन फैसिलिटीज। कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है आगे, और वो 50 लाख रेस करने की बात कर रही है। ठीक है, एंड द कंपनी वांट टू रेज 50 लाख रुपीज। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर, ठीक है, क्या रिकमेंड करते हैं दैट द कंपनी कैन रेज फंड्स ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर। कंपनी सेम पैसा 50 लाख रुपए रेज कर सकता है अगर वो 7% डिबेंचर इशू कर दे। गिवन दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज 35। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि कंपनी का जो आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब जब कंपनी अपनी लिमिट्स को बढ़ा लेगी, 50 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर लेगी, तो उसका अर्निंग पर शेयर जो होगा वो 35 रुपये हो जाएगा। एंड टैक्स रेट जो है यहाँ पे वो 30% का बताया जा रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मिस्टर प्रभाकर ने एक जस्टिफाइड रिकमेंडेशन दी है कि नहीं दी है? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा जो कि हॉट्स में हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में आ गया आपका। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं हम कि इसको करना किस तरीके से है। अब देखिए, इसका पूरा मैं डिटेल ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें जस्टिफाई करना है कि जो भी मिस प्रभाकर ने कहा वो सही कहा। तो जल्दी से देखते हैं अर्निंग पर शेयर कितना दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर दिया गया है 35 रुपये। ठीक है, और जो ईपीएस है, ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर होता क्या है? अर्निंग पर शेयर होता है अर्निंग आफ्टर शेयर, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है 35 रुपये। ठीक है, ये 35 आपको दे के रखी हुई है। ठीक, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको पता नहीं है, तो मतलब इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं EAT। ठीक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कितने बताए गए हैं? इक्विटी शेयर्स 70,000। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 70,000 हो जाएंगे। 70,000 किस तरीके से, यहाँ पे किसकी बात कर रहा था? देखिए यहाँ पे 70 लाख रुपए है ना, और हर एक वैल्यू 100 रुपये की है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे 70,000 रुपये हो जाएंगे। 70,000 इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, रुपए की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 70,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रहा है? जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 70 लाख आ जाएगा। कन्फ्यूजन मत रखिएगा माइंड में बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका यहाँ पे निकल के आएगा 24,50,000 रुपये। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे EAT, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 24,50,000 रुपीज़। ठीक, 24,50,000। ठीक है, अगर हम डेट लेते हैं, मान लेते हैं अब हम डेट ले रहे हैं, डेट मतलब कर्ज ले रहे हैं। डेट कितने का ले रहे थे? 50 लाख रुपए का। ठीक है, 50 लाख रुपए का 7% डिबेंचर की बात करी गई थी ना, 7% डिबेंचर की बात करी गई थी, तो इस पर 7% का ब्याज लगेगा। 50 लाख का 7% आ जाएगा कितना? 7 5 35, मतलब 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, आसान है। 3.5 लाख रुपए की बात हो रही है, यहाँ पे 3.5 लाख रुपए हमारा कर्ज होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स ये क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग बिफोर टैक्स को हम अर्निंग बिफोर टैक्स को x मान लेते हैं जरा पे। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू x। ठीक है, x मान लिया। तो अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब टैक्स भरने से पहले हमारी अर्निंग क्या रहेगी, तो उसको x मान लिया। तो अगर हम x में से टैक्स कितना है? टैक्स हमारा 30% का दिया गया है, 30% है, तो 30% ऑफ x करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे x क्या है? x है अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब जितना आपने पहले कमाया था उसी पे तो आपका कर लगेगा ना, टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट लगाएगी। तो यहाँ पे 30x, 0.30x यही तो होगा ना, x का 30%, x इंटू 30/100 कर लेंगे, 0.30x ही आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है 0.70x। ये क्या है? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स तो ऊपर मैंने वैल्यू 24,25,000 पहले से लिख के रखी है, तो यहाँ पे इसको बराबर कर लीजिए 0.70x। ध्यान से देख लीजिए, 0.70x इज इक्वल टू, इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा? 24,50,000।
ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आपकी निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर 24,50,000 70% के बराबर है तो ये ज़्यादा ही आएगा, 35 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब शुरुआत में हमारे पास अर्निंग कितनी थी, 35 लाख रुपीज़ की थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, मतलब अब ये तो बात रही अर्निंग बिफोर टैक्स की, बट ब्याज देने से पहले भी हमारे पास कितना था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, जो कि अभी हम लोग ने निकाल लिया है, और इसमें साथ में हमने कुछ इंटरेस्ट भी पे करा होगा, ठीक है। तो हमने कितना इंटरेस्ट पे करा होगा, 3.5 लाख रुपए का, ये तो हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पे 35 लाख प्लस 3,50,000 रुपये ये हमने इंटरेस्ट पे करा था, तो टोटल कितना वैल्यू आ जाएगा, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। टोटल इसमें आ जाएगा 38,50,000 रुपीज़, ठीक है। ये EBIT आ गया। तो अब जरा हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल, जितना भी हमारा टोटल कैपिटल था। तो जरा देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो EBIT को हम यहाँ पे मैं इंटू 100 कर लीजिएगा, ठीक है, रेट निकालना है ना हमको। तो EBIT की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 38,50,000 38,50,000। अब इसके बाद हमारा जो टोटल कैपिटल दिया गया है वो हो जाएगा 1,20,00,000। अब आप कहेंगे सर ये टोटल कैपिटल 1,20,00,000 कहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, तो जरा ध्यान से देखिए। जब 70,000 रुपये आपके पास, 70 लाख रुपए, ठीक है, इक्विटी शेयर्स आपके कितने थे, इक्विटी शेयर्स आपके 70,000 थे ना, 100 रुपए के, ठीक है। तो 70 लाख रुपए ये हो गए, और आपकी जो मैनेजर ने क्या कहा था कि 7% डिबेंचर से पैसा रेस कर लीजिए। तो पैसा जब हमने रेस करा था कितना करा था, 50 लाख रुपए। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, ये 1,20,00,000 रुपीज़ तो ही आएगा। समझ में आ गया आपको ये कहाँ से आया बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 1,20,00,000 रुपीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे और इंटू 100 कर लेंगे। बताइए कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 32.8%, 32.08%, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब आप इसमें कंक्लूजन क्या देंगे, हमने इतना सब कैलकुलेशन करा, कहाँ से करा, यहाँ से स्टार्ट करा था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं छोटे छोटे इसके, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है इस पार्ट से और यहाँ तक ही गया है, ठीक है। आप जरा देखिए कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, सिंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि 32.08% की थी, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7% था, ठीक है। सो यहाँ पे 7%। यूज ऑफ डेट, जो कि हमने डेट का यूज करा था, ठीक है। सो ये हमारा क्या दिखा रहा है, इससे हमारा रिजल्ट इन इंक्रीज इन EPS, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन EPS, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हेंस जो फाइनेंस मैनेजर की जो रिकमेंडेशन थी ना वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड थी, उसने हमें सही राय दी थी, ठीक है, उसने हमें सही राय दी थी, ठीक है। क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो तो 7% देना पड़ रहा है, बट इस पैसे को यूटिलाइज करके जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो 32.8% आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है, 4.5 गुना के आसपास कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इस चीज़ को आप ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट लेक्चर होगा लास्ट,
जिसमें हम आगे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे गए हैं जिसमें आपका 30 मयंक परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट्स वाला क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, और वो छोटा सा वीडियो रहेगा, वहाँ पे हमारा ये लेक्चर पूरा कवर हो जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग and give your love and support to the channel. Thank you everyone.